अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 28 मार्च 2023 को वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में अदालती इस्लाहात के लिए कानून साजी का फैसला हुआ, जिसके बाद वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस को रेगुलेट करने के मुसव्वदे की मंजूरी दी। इस मुसव्वदे को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नाम दिया गया था। बदलकर कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाने के बाद सदर आरिफ अलवी को भेजा गया, लेकिन सदर ने बिल पर दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया। सदर पाकिस्तान ने 8 अप्रैल को बिल वापस भिजवाते हुए कहा था कि बादिउन नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बादअज़ां 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल मंजूर करवाने के बाद दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भिजवाया गया। बेंचेस की तश्कील के हवाले से मंजूर किए गए इस कानून में कहा गया है कि अदालत उज़्मा के सामने किसी वजह, मामला या अपील को चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी के जरिए तश्कील दिया गया बेंच ही सुनेगा और इसे निपटाएगा। कमेटी के फैसले अक्सरियत से किए जाएंगे। अदालत उज़्मा के असल दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के हवाले से कानून में कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल का कोई भी मामला पहले मज़कूरा कमेटी के सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का नफाज सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मनसब संभालने के फौरन बाद ही इस मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म दिया था। यूं अब अदालत उज़्मा के करीबन तमाम 15 जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं। काजी फायज ईसा के मुताबिक आज इस केस की समाअत का आखिरी दिन था, मगर अब केस की समाअत फिर कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 अक्टूबर को समाअत के आगाज में भी यही कहा था कि उम्मीद है इस केस को आज ही निपटा दिया जाएगा। ये केस अभी निमट नहीं सका, मगर इसमें रिमार्क्स जारी हैं, दलाइल जारी हैं और वो 2 ही नहज पर आगे बढ़ रहे हैं जो मुस्तकिल बार बार उठाए जा रहे हैं। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। मुनीफ फारूक साहब को भी हमने कहा है ज़रा हमें बताएं कि आखिर ये जो दलाइल आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, ये किस रुख पर जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। सवाल पैनल के लिए इस तरह से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 3 अक्टूबर को केस पीर तक मुकम्मल करने का दावा, आज फिर समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस के इंदिए के बावजूद समाअत अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रही? मुनीफ साहब, सबसे पहले आपसे ही, चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमें अल्फाज बदल कर या एक डिफरेंट तरह से वो बार बार जब इजहार कर रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। एजाजुल एहसन साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, उनकी तरफ से कहा गया पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती है, रूल्स बनाने के लिए कानून साजी भी नहीं कर सकती, ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। कानूनी आरा वाज़े हो रही हैं बेंच की, और वो मुस्तकिल 1, 2, तीसरी, मतलब दलाइल से ज्यादा हम जजेस को या जजेस के आपस में मुकालमे को सुन रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अहम बात यह है कि ये तो खैर एक हौसला अफजा बात मैं ऐसे कहूंगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आना चाहिए, और कोई फौज की ड्रिल तो हो नहीं रही कि जिसमें जो कमांडर ने कह देना है बाकी सब ने भी वही कहना है। यहाँ अच्छी बात है कि हर जज अपना जो जहन है उसका इस्तेमाल कर रहा है, या अपनी राय या अपनी इंक्लिनेशन जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। जहां तक आपका बुनियादी सवाल है और उसके अंदर उसके इर्द गिर्द जो चीज घूम रही है कि ये समाअत मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रही, देखिए इसके अंदर क्योंकि एक तो पिटिशनर्स हैं, फिर जारी बात है वकला, लेकिन कुछ और वकला को भी नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि मामला ऐसा है क्यों कि इस पूरे इशू के साथ ऑल्दो वकला को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर एक इंटरनल मामला है, ना ही किसी को ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से बाहर दिया गया है। जज साहिबान ने, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, आपस में बैठ के डिसाइड करना है कि बेंचेस कैसे बनेंगे, सुओ मोटो कैसे लिया जाएगा, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी मामला थे, और चीफ जस्टिस अपनी पावर्स को डेलीगेट कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ मुतअद्दिद पिटिशनर्स ऐसे हैं जिनके जो अगर मैं कहूँ कि उनका एक अल्टीरियर मोटिव ये है कि किसी ना किसी तरह इस चीज को रोका जाए कि 184(3) के तहत जो फैसले हो चुके हैं वो कहीं दोबारा ना खुल जाएं, कहीं उनके ऊपर कोई बड़ा रिव्यू ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी अपील ना आ जाए जो सिलसिले को दोबारा से वहीं से शुरू कर दे। क्योंकि देखिए, जो पहले बहस होती रही वो तो ये थी कि जी आप फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये जनाब मुनीब अख्तर साहब फरमाते रहे, आयशा मलिक साहिबा भी फरमाती रही कि जी इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला फाइनल होगा ही नहीं। लेकिन इसमें डिस्टिंक्शन है ना, जो फैसला नीचे से अपील स्टेज से ऊपर आता है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर इंट्रा कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट,
वो तो और चीज है। लेकिन एक फैसला जो कि ओरिजिनेट ही सुप्रीम कोर्ट से हो जाता है एज कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, वो तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी ज्यादती है कि आप बुनियादी इंसानी हकूक को इस्तेमाल करें और उस गाब के अंदर आप ऐसे ऐसे फैसले कर दें जिनसे मुल्कों की तकदीर बदल जाए, हुकूमतें पलट जाएं, सियासत उलट पुलट हो जाए। इसको मेरे ख्याल में डिस्करेज करना चाहिए। मेरा ओपिनियन इसमें बड़ा क्लियर है। मैं तो जो चीफ जस्टिस साहब या काजी फैसल साहब कहते हैं, मुझे तो उनकी बात में लॉजिक नजर आता है, हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें जो देर लग रही है वो कोई बदनीति की वजह से लग रही है। आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि इसमें वाजे पता लग रहा है कि ये डिसेंटिंग ओपिनियन इसके अंदर ठीक ठाक इस फैसले में आएगा। चीफ जस्टिस की राय जो भी हो, लेकिन इस फैसले में डिसेंटिंग ओपिनियन ठीक ठाक आएगा। मगर वो क्या जो फिर राय है वो इतनी ज्यादा खुल के, क्योंकि अब तो लाइव और बराह रास्त सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। जो ओपिनियन है वो फैसलों के जरिए नहीं, ज्यादा खुलकर सामने आनी चाहिए, ना कि सवाल और जवाब आपस में जज ब्रदर्स के दिखाई दे रहे हो। जितना कि वकला को सुना जाना चाहिए, उतना वकला अपनी बात ना मुकम्मल कर पाते हो, उनको इंटरप्शन ज्यादा फेस करनी पड़ रही हो। देखिए, एक जज साहिबान की तरफ से खास तौर पर बहुत एहतराम से चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सामने आ रही है कि वो वकला के ऊपर एक बम्बार्टमेंट कर देते हैं सवालात की, और ठीक ठाक उन्हें टफ टाइम देते हैं। सुनते, मैं जरूर कहूंगा सुनते हैं, लेकिन कुछ अनप्लेजेंट, जैसे आज वो इम्तियाज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ। देखिए, जज जो इतने सीनियर स्टैंडिंग के वकला होते हैं, बेशक उनका टिल्ट, उनका पिटिशनर कोई भी हो, वो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। इशू इज कि इतनी एक जो तलखी किसी सिचुएशन है, ये कोर्ट में नहीं पैदा होनी चाहिए, वो हो गई है, जिस वजह से वो एक इंप्रेशन ये क्रिएट हो गया। चीफ जस्टिस साहब भी कोई बिल्कुल साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है। अच्छी बात है, वो इसको बड़ा इंक्लूसिव रख रहे हैं, जज साहिबान भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आप उसमें देखिए ना कि वहां तो ये हो रहा था कि आज वो जो एक और खातून जज साहिबा है, मुसरत हिलाल साहिबा, वो जी मुसरत हिलाली साहिबा, वो मुझे आज वक्त मांगती हुई नजर आई कि जी हमें भी सवाल करने का मौका दें। ठीक, तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक समाअत तो हो रही है, लेकिन बसंत एहतराम एक कॉन्टेस्ट भी हो रहा है जज साहिबान के बीच। ठीक है जी, समाअत तो हो रही है, मगर आपस में भी एक मुकाबला जरूर है। हसन निसार साहब, पब्लिक आय में आला अदालत को खुद लेकर आए हैं जज साहिबान, और अब अवाम भी इसको सुन रही है। पिछली समाअत पे भी यही हुआ और आज भी यही कि हमें आज ही खत्म करना है और आज ही फैसले पे पहुंचना है, इतना वक्त नहीं। आज भी यही रहा, मगर अब समाअत कल तक के लिए चली गई है। क्यों नहीं मुकम्मल कर पा रहे? और अगर इतनी तसल्ली से सुनने वाला अहम मामला है, तो बार बार उसको खत्म करने पर जोर क्यों हमें सुनाई देता है? 75 साल में आपका और क्या मुकम्मल हुआ है जो ये होना था। दूसरी बात यह है कि आप मेरे साथ कोई दुश्मन हो। मुनीफ फारूक के बाद मेरा कुछ कहना ऐसा ही है जैसे मैं मेहदी हसन के बाद गाना शुरू कर दूं। वो भाई, ना मेरा शोबा है, ना मेरा फील्ड है, ना मुझे इससे दिलचस्पी है, सो आई एम सॉरी। चले, आप तो आई डोंट क्वालिफाई। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक अहम मामला बन गया है। खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं तो खुद अपने इख्तियार को देना चाह रहा हूं या बांटना चाह रहा हूं बतौर चीफ जस्टिस, मगर हम ऐसा मुकालमा देखते हैं कि कहीं ना कहीं बेंच पर अथॉरिटेटिव और जमहूरी माइंड्स आपस में मुकालमा कर रहे हैं कि इस इख्तियार का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, वो शेयर करके होना चाहिए या वो होली सोली चीफ जस्टिस का इख्तियार होना चाहिए। आज 184(3) पर फिर बात हुई और उसकी बात की गई पाकिस्तान की हकीकत 184(3) को साथ लिंक करके। इसका एक माजी भी है। क्या वाकई इसको कंसिडर करना बड़ा अहम है और पार्लियामेंट ने जो बना के भेजा, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इसको देखने की जरूरत थी? पार्लियामेंट की तरफ से मामला यहां तक नहीं आने चाहिए थे। आयशा, देखिए 184 ये प्रोसीजर्स एंड पार्लियामेंट प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस एक्ट जो पार्लियामेंट ने हमारा तश्कील दिया, इससे पहले हमें क्या पता था कि जो चीफ जस्टिस, कोई भी चीफ जस्टिस हो, कि वो एक आदमी से मशवरा करता है, बिल्कुल ही मशवरा नहीं करता, 10 से करता है, सबसे करता है, और उसके बाद बेंच भी बनाता है या उसके बाद उनको एलोकेट कर देता है केसेस। हमें तो नहीं पता होता था। तो ये क्या मसला बना और क्या वजह बनी कि कहा कि नहीं, ये पता होना चाहिए कि सिर्फ टॉप 3 जजेस जो हैं वो ही फैसला किया करेंगे, क्योंकि एक चीफ जस्टिस किसी को पसंद नहीं था जो कि गालिबन बेंचेस बना रहा था या फैसले कर रहा था। हो सकता है वो रजिस्ट्रार से बात करता हो। मेरा कहने का मतलब ये इंटायरली एक इंटरनल हो सकता है। एक ऐसा चीफ जस्टिस हो जो मुकम्मल अपने तौर पर फैसले करता है। एक चीफ जस्टिस जो है वो सबको बुला लेता है कि भाई ये 184(3) का आया है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें बाहर बैठे पता नहीं चलता इस बात का। तो पार्लियामेंट ये कह रही है कि नहीं, इसको इतना ब्लैक एंड व्हाइट में कर दो कि आइंदा ऐसा ही होगा। उससे एक और सवाल जन्म लेता है, 184(3) क्या जायज है, नाजायज है?
सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए। और बाकी क्योंकि इंटरनल जो फंक्शनिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर मेरा ख्याल है हम में से किसी को सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रदर जजेस आपस में या एक रिएक्ट करेंगे जिस तरीके से रिएक्शन शो हुआ एक दौर के अंदर, पिछले दौर के अंदर, और अब जिस तरीके से जब सबको इकट्ठा बिठा दिया गया तो किसी नुक्ते पे इकट्ठे हो नहीं रहे और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है जिससे मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। हो सकता है किसी वक्त हो जाए, लेकिन जिस तरह आपका सवाल था कि अभी तक नहीं हो पाया, तो ये तो एक तरफ रख दीजिए। मेरा ख्याल है ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट जो है ये कानून बन जाता है, वो जो उठा दिया गया था, स्टे उठ गया था उसके बाद से, तो ये जो फैसले हुए 184(3) के नीचे या उन चीफ जस्टिस साहब के नीचे जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया जब ये कानून बना, और उसके बाद भी वो बेंचेस बनाते रहे, वो जो फैसले और वो जो केसेस थे उनका क्या होगा, उनका हल क्या होगा? क्या उनको मुकम्मल तौर पर एब इनिशियो जीरो समझा जाएगा, फिर से ट्राई होंगे? ये वो सवालात हैं जो कि मेरा ख्याल है जुडिशरी को हल करने हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लग रहा है कि एक ब्रांच किसी एक को फायदा देने के लिए, ये मेला फायदे की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम बाहर बैठे सुनते हैं, देखते हैं, एक ग्रुप इस तरह की सोच रखता है कि शायद किसी को फायदा दिया जाए। याद रखें, काजी फायज ईसा साहब ने 184(3) के नीचे फैजाबाद केस का केस उठाया था। 184(3) के नीचे उनका फैसला 184(3) के नीचे आया था फैजाबाद केस का, तो वो भी कोई सवाल में आ जाता है, वो भी क्वेश्चन में आ जाता है, और वो खुल के कह रहे हैं कि हाँ यार, अगर मुझसे हुआ है तो मैं भी तैयार हूं इस चीज को एड्रेस करने के लिए। तो बड़ी बुनियादी बात क्या है कि वो पार्लियामेंट जो कि इस वक्त जिसके ऊपर कहते हैं ना कि ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर बैलेंस होना चाहिए, तो पार्लियामेंट को क्या चीजें चेक करती हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस का निजाम है ना, उसको क्या चीज चेक करती है? उसकी अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज चेक करती हैं पार्लियामेंट को। अच्छा, उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो चेक करती है कि अच्छा कोई गलत काम पार्लियामेंट में तो नहीं हो रहा। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो देखता है कोई ऐसी इनएक्शन लेजिस्लेशन तो नहीं हुई जिसकी वजह से कोई आपका मुफाद आमा जो है उसको हर्ट किया जा रहा है या आइन के खिलाफ कोई कानून बना है। तो ये वो चीजें हैं जो इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ना शुगर मिलों वाले भी अंदर बैठे हुए हैं, आईपीपीज जिनके पास हैं वो भी ओनरशिप या उनके फ्रंटमैन सब के सब रिप्रेजेंटेड हैं, इसीलिए मफाद आमा के ऊपर किसी का कोई असर नहीं है। अशराफिया अपने अपने फैसले करती है, तो इसलिए 184(3) वो एक विंडो है कि अगर कोई चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी या एक ऐसा पैनल जो वहां बैठा वो ये देख रहा है कि आम आदमी का इंटरेस्ट भी वॉच करना है, चाहे उसके अंदर आईपीपीज हो चाहे कोई और हो। मेरा ख्याल है कि उसकी बुनियाद बनती है 184(3) की, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है जिस तरह इसको बना दिया गया। ठीक है अफसार साहब, क्या वाकई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बना दिया गया है? एक ऐसा मामला है जो अब सिमट नहीं पा रहा है इसके नीचे, क्योंकि 184(3) पर बात हुई कि मुतनाज़े फैसले भी मौजूद हैं और इसकी आज वहां पर इसके ऊपर बात भी की गई, दलील में भी पूछा गया, जिसके ऊपर वकील हज़रात ने भी तस्लीम किया। इसकी इस्लाह से क्या मुस्तकबिल के हवाले से कहा जाए तो बेहतर असरात, मुस्बत असरात नजर आएंगे? एक तो मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई शहजाद चौधरी साहब ने जितनी बात भी की है, आपकी आवाज और हूँ हाँ आती रही है, और मैं सोच रहा था कि वही बात है कि मुनीफ फारूक साहब और हसन निसार साहब और शहजाद चौधरी साहब के बाद मेरा बोलना वही सूरज को चिराग दिखाने के ही मुतरादिफ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं नन्ना सा एक जुगनू हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, तो मैं तो चिराग दिखाने की कोशिश करूंगा सूरज को। पूरा वीकेंड खामोशी से गुजारा है तो कुछ ना कुछ बोलने का दिल तो करेगा। इरशाद करें। देखिए मैं नहीं समझता कि बहुत इसमें ये कोई फैला लिया गया काम। एक चीज हमें जरूर लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा, हमें पता है, होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कुछ लोगों को पता भी है कि अदालतों में ऐसे ही मामला चलते हैं। आपने कहा जजेस का आपस में जैसे मुकालमा चल रहा है, बिल्कुल मुकालमा चलता है और बिल्कुल ऐसे ही होता है। और जजेस का मुनीर साहब ने कहा जजेस का लग रहा था कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि मैं इस लफ्ज से एग्री नहीं करूंगा। कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, ये आईनी मामलात होते हैं, इससे इसी तरह बहस मुबाहिसा होता है, तहजीब से होता है, शाइस्ता तरीके से होता है। मैं तो समझता हूँ कौम को भी और लोगों को डिजिटल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जितना खराब कर दिया है लोगों की जुबान को और जहनों को, अच्छा है वो देखते हैं कि आईनी और कानूनी मामलात पर कितनी सुस्ता लहजे में एक दूसरे के खिलाफ भी हो रहा है, बात भी हो रही है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है इख्तिलाफ राय इस तरह होना और जजेस का एक दूसरे के सवालात का जवाब देना, ये कॉमन प्रैक्टिस है। जब पूरा फुल बेंच बनता है उसमें ऐसे ही होता है।
ये सिंगल मेंबर बेंच तो नहीं है, ना ही 2 मेंबर बेंच है, उसमें भी ऐसे होता है लेकिन वो कम होता है। अब 15 जजेस बैठे हैं और वो बेस्ट ब्रेन्स हैं पाकिस्तान के सपोजिटली, तो ये सवालात तो वो उठाएंगे और उनका हक से उठाना चाहिए। मेरा इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए। जहाँ तक इसको खत्म होने की बात है, मेरा ख्याल है कि ये जितनी तेजी से ये केस चल रहा है, मैंने इतनी तेजी से माजी में मैंने इसी सुप्रीम कोर्ट में 30 साल से मैं केसेस जाके सुन रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कोई केस इतनी तेजी से चल रहा हो जितनी तेजी से ये चल रहा है। और जितना ये आम केस है, क्योंकि इसके फैसले पे बहुत सारे उन फैसलों का इंतजार है जो पिछले कुछ महीनों में दिए जा चुके हैं। तो ये जो अभी भी टाइम है ना, ये कम टाइम ले रहे हैं, लेकिन इसीलिए सारा दिन बैठ के ये किया जा रहा है। ये इसीलिए भी सवाल बनता है ना कि फिर बात अगर इतना टाइम दरकार है, और हम भी ये बात करते हैं जब गुफ्तगू करते हैं कि अगर 15 जज बैठे हैं तो उनको जाहिर बात है टाइम दरकार है, मगर मुस्तकिल 2 हेयरिंग्स पे कि आज ही कंक्लूड होगी, फिर ये बात एक हरी की सूरत हाल दिखाती है। ज़ैनब साहब आपकी तरफ आऊंगी मैं। जजेस ये कहते हैं, जजेस एक बात कहा करते हैं हमेशा कि हम इसको आज ही खत्म करना चाहते हैं, और फिर भी कुछ दिन ज्यादा लग जाते हैं। ये जाहिर है, किसी को रोक भी नहीं सकते कि आप ये नॉर्मल प्रैक्टिस है इस राय का इजहार करना। ज़ैनब साहब, दुनिया भर के फाल जमहूरी ममालिक में आला अदलिया के जजों के दरमियान, और ये खूबसूरती भी कहलाती है, कानूनी आईनी इख्तलाफात होने चाहिए, मगर जिस तरीके से सवाल से बढ़कर हम जजेस की तरफ से दलाइल या रिमार्क्स जिस तरह के सुन रहे हैं, अहम आईनी मामलात में जो इख्तलाफ है ये स्टेलमेट की हद में दाखिल होता नजर आ रहा है। एक फरीक दूसरे को मानने को या उसकी सोच या फैसले को वो नजर आता है वहां पे, जिस तरह की एक रिजेक्शन दिखाई देती है गुफ्तगू करते, बात कहते हुए, जुमला काटते हुए। क्या ये केस किसी ऐसे और मरहले में दाखिल तो नहीं होने जा रहा है? देखिए, फैसला होगा तो ये स्टेलमेट ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल अदालत ने फैसला करना है और कोई टाई तो 50-50 की नहीं हो सकती। फैसला होगा, बात ख़त्म हो जाएगा। और ये मामला कोई वकीलों और जजेस का नहीं है, बुनियादी तौर पर तो ये सुप्रीम कोर्ट के घर का मामला है। और जो केस लेकर आए हैं वो भी ये लेकर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है मेरे ख्याल में बहुत ही तारीख़ी है कि पाकिस्तान की आला अदालत ने जो ओवर रीच किया और साल तक किया, जब से चौधरी इफ्तिखार की वापसी हुई, और जो पाकिस्तान में एक जुडिशरी ने, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि एक तमाशा लगा दिया और पाकिस्तान की मईशत का, गवर्नेंस का कबाड़ा करके रख दिया। खुद इस कार्रवाई के दरमियान में जो गुफ्तगू आ रही है वो उसको देखिए। ऐसे ऐसे फैसले, रेकोडिक का फैसला, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कौम को लॉस, इस तरीके से स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का मसला, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कौम को लॉस, हजारों अरब रुपए के टैक्स के मामलात को स्टे देकर बैठे हुए हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि सियासतदान अशराफिया को प्रोटेक्ट करते हैं, वो तो है ही अशराफिया। यहाँ हजार अरब रुपए का कौम को चूना और अशराफिया को फ़ायदा, ये कौन पहुंचा रहा है? जिस तरीके से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुओ मोटो के नाम के ऊपर जो अख्तियारात की तकसीम है उसको रौंद डाला गया, पार्लियामेंट के अख्तियार भी, इंतज़ामिया के अख्तियार भी, दोनों को हथिया लिया गया। अब असूल ये है कि कानून को उस वक्त रिव्यू किया जाता है कि जब किसी के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, और किसी से मुराद एक फ़र्द नहीं होता बल्कि एक लिहाज से पूरी कौम के मुतासर हो रहे हो, मफाद आमा का मामला। और दूसरी बात है कि आइन से तसादुम हो, दोनों बातें नहीं होती। एक लड़की कहती है आके कि फलां ने गाना गाया, उसमें उसने कहा नी परमीन है, तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं बुलाओ गुलकार को, सुओ मोटो हो गया। कोई मजाक लगा हुआ था, किसी के बैग से कोई शराब की बोतल निकल आई, एक मामूली सा केस है, एक टैक्सेशन का और कानून का मामला है, और उस पर सुओ मोटो हो जाता है। तो मेरे ख्याल में दो बातें बहुत ही अहम यहाँ पे तय हो रही हैं कि एक बात कि किस तरीके के साथ अदालत आलिया अपने मामलात चलाएगी। दुरुस्त, ये एक शख्स की डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती। जितने अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं वो आईन ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, लिखा हुआ है सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट। ऐसा है, एक शख्स उसको नहीं हथिया सकता, तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट नहीं किया वो खुद कर लेते हैं, रूल्स बनाना उनका काम। बिल्कुल, ये सवाल भी उठाया है कि अगर कुछ गलती हो गई और पार्लियामेंट ने, जी ठीक है, पार्लियामेंट ने दुरुस्त किया,
तो पार्लियामेंट ने कर लिया। इस तरह बेंच फॉर्मेशन का मामला, बिल्कुल ऐसा, वो भी एक एक को लेकर, और फिर किया क्या गया, हाँ। बेंच फॉर्मेशन के इस्तेमाल करके 3 बंदों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट बना लिया। बिल्कुल ऐसा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अहम रिमार्क्स इस पे दिए हैं कि मर्जी का बेंच और फिर मर्जी, बिल्कुल दुरुस्त। मुझे ब्रेक की तरफ जाना, इजाजत दीजिएगा ज़ैगम साहब। और वही जो उन्होंने बात कही कि तय होना है कि अदालत ने आगे किन रूल्स के तहत बढ़ना है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पब्लिक आय में रख कर अपने इख्तियारात को भी सामने रखा जा रहा है, उस पर बात भी की जा रही है और यकीनी तौर पर नतीजे पर भी पहुंचेंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात रहेगी इजराइल और गाजा पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इजराइल के गजा पर हमलों, मस्जिद अक्सा की बार बार बेहुरमती और मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की कार्रवाइयों के खिलाफ अरब इजराइल यौम कपूर जंग के 50 साल बाद हफ्ते के रोज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे हमास ने गजा से बैक वक्त बर्री, बहरी और फजाई कार्रवाई करके पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। दुनिया भर में मानी हुई इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भी इस सरप्राइज हमले की कानो कान खबर न हुई। हमास ने जिस तरह इजराइल के मजबूत दिफाई निज़ाम को तोड़कर और खुफिया एजेंसियों को बेखबर रखकर तूफानुल अक्सा के नाम से जो कार्रवाई की, ये इजरायली हुकूमत और उसकी हामी मगरबी ताकतों समेत सब के लिए एक मुअम्मा है। हमास ने इजराइल के जनूबी शहरों में फौजी अड्डों और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। हमास के मुजाहिदीन की बड़ी तादाद गजा की सरहद पर मौजूद बाढ़ हटाते हुए जमीनी रास्ते से इजराइल के शहर अशकलोन समेत जनूबी शहरों में दाखिल हुई, जबकि समुद्री रास्ते से भी इजराइल पर हमला किया गया। हमास को चंद साल पहले उस वक्त मकबूलियत मिलना शुरू हुई जब यासिर अराफात की तंजीम PLO और अल-फतह पार्टी की जानिब से इजराइल के साथ समझौतों का सिलसिला शुरू हुआ। 1993 में PLO के इजराइल के साथ ओस्लो मुआहदे के बाद और फिर 2004 में यासिर अराफात के इंतकाल के बाद हमास की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया। ये तंजीम इजराइल और उसके हामियों के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर और अल-फतह पार्टी के रहनुमा महमूद अब्बास की तरह समझौते की हामी नहीं है। 2006 में इंतखाबात जीतने के बावजूद गजा में हमास के मैंडेट को तस्लीम ही नहीं किया गया था। जून 2007 में हमास ने गजा का कंट्रोल संभाल लिया और उस वक्त से लेकर अब तक इजराइल और ख़ास तौर पर नेतन्याहू की फाशिस्ट हुकूमत ने गजा के शहरियों की जिंदगी अजीरन की हुई है। अब यह तूफानुल अक्सा कई सालों पर मुहित इसराइली जबर का ही एक भरपूर जवाब है। इस जंग में जहां तक आलमी बरादरी का ताल्लुक है तो अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने हमास की कार्रवाई को इसराइली मजालिम का रद्द-ए-अमल करार दिया है, जबकि ईरान, शाम, यमन, अफगानिस्तान ने हमास की कार्रवाई का पुरजोश खैर मकदम किया है। रूस और चीन ने फ़लस्तीन और इसराइल दोनों से ही तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि तूफानुल अक्सा क्या रुख इख्तियार करेगा। सवाल इस तरह से, तूफानुल अक्सा, हमास ने अपने से कई गुना बड़ी क़ुव्वत के खिलाफ जंग छेड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। जंग का क्या मुमकिना नतीजा निकल सकता है? हसन निसार साहब। देखें आयशा, ये 9/11 पे भी पहला रिएक्शन लोगों का कुछ और तरह का था। हमारे यहाँ कुछ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुरजोश का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। मैं मुसलसल सोच रहा हूँ कि अल्लाह करे इस आगाज़ का अंजाम भी आगाज़ जैसा हो। क्या कहा मैंने? इस आगाज़ का अंजाम जो है वो भी आगाज़ जैसा हो। देखें, एक बात जो मेरे जैसे कम फहम आदमी की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, वो ये है कि इस तरह के इस स्केल पे किए गए मल्टी प्रॉन्ग्ड हमले का इसराइल जैसे मुल्क को पता ही नहीं था। ये बात मुझ जैसे कम फहम को हजम नहीं हो रही। अच्छा, टेक्नोलॉजी के इस दौर में तो एक एवरेज किस्म की जो रियासत होती है ना, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी, टेक्नोलॉजी के इस दौर में तो वो भी इतनी बेखबर नहीं हो सकती। इसराइल तो टेक्नोलॉजी का सरचश्मा है। नोबेल प्राइज आप ट्रैप कह रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, प्लीज मेरे मुंह में लफ्ज़ ना डालें। मैं कोई ट्रैप श्रैप साजिश थ्योरी वगैरह में आई डोंट बिलीव इन दिस नॉनसेंस। इसीलिए मैंने कहा कि ड्रॉप सीन का दुआओं के साथ इंतजार करें। आई एम नॉट केपेबल। हाँ, बस इतना ही काफी है।
शहजाद साहब, एक तो सवाल हसन साहब ने भी उठाया है, टेक्नोलॉजी और सारे मामले को और कितना इक्विप्ड इसराइल है सारी दुनिया जानती। एक माजी भी है, अरब इसराइल जंगें होती रहीं, 56, 67, 73 की मिसालें हैं। मिस्र और शाम जैसी मजबूत फौजी रियासतों ने भी इसराइल के खिलाफ उन जंगों में हिस्सा लिया। हमास को कई मुल्कों और तंजीमों का सपोर्ट भी रहा। इसराइल के पास जो लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपको क्या नजर आता है? इसराइल गजा पे से कब्जा खत्म कर लेगा? हमास की तरफ से मज़ाहमत सख्त होगी? हमास को खत्म होकर पीछे होना पड़ेगा? देखिए, इसको जंग कहना गलत है, ये जंग नहीं है। ये एक एहतजाज हो सकता है, और ऐसा एहतजाज जो कि वायलेंट एहतजाज है। उसकी वजूहात आप जो मर्जी बयान कर लें, तारीखी पस मंज़र में बयान कर लें, अपने मुस्तकबिल के हिसाब से तो मुझे उसकी कोई रेलेवेंस नज़र नहीं आती। असल में जो भी काम किया जाए उसको, ये आप ये कह सकते हैं कि उनकी 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 कमर दीवार के साथ लग गई थी, वो इतने परेशान हो चुके हुए थे। लेकिन ये कुछ अभी का होना नहीं है, ये आज कल में जो होना है इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। वरना ये गजन, ये जो गजा के लोग हैं, ये तो 16 साल से उस जबर और उस ओपन एयर जेल के बाशिंदे हैं जो कि 16 साल से जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इसराइल का कब्जा है। तो फ़लस्तीनियों के साथ तो 75 साल से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये आज क्या इनके दिल में आई कि आज हम जाके रॉकेट अटैक करेंगे और हम यूं करेंगे और ऐसा करेंगे? इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा बदकिस्मती से, अल्लाह ना करे ऐसा हो, भयानक हो सकता है। सिर्फ 20 लाख लोग हैं और एक ऐसी फौज है जो कि गालिबन दुनिया की बेहतरीन फौजों में से और टेक्नोलॉजी से लेस फौज है। वो बिल्कुल सही कहा हसन निसार साहब ने कि इतना आसानी से इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ता है कि ये हुआ तो क्या हुआ और इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपका, चूंकि आपका सवाल यह है कि इसके नतीजा क्या निकलेगा, तो मैं उसके ऊपर चंद चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात, सऊदी अरेबिया के साथ जो मामला तय होने जा रहे थे अब नहीं होंगे। नंबर 2, नेतन्याहू अंदरूनी तौर पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर सख्त मुश्किल में था, उसके खिलाफ खड़े तरह तरह के इस वक्त जुलूस निकल रहे थे। वो जुडिशरी को काबू करना चाह रहा था मुकम्मल तौर पर, और उसके खिलाफ एक रिएक्शन था, उसके काबू में चीज़ें आ नहीं रही थी क्योंकि उसके अपने केसेस उसकी जुडिशरी के सामने पड़े हैं और वो चाहता है कि उसको मैनेज करे और मॉनिटर कर सके और कंट्रोल कर सके। उसके खिलाफ रिएक्शन था। अब जंग डिक्लेयर करने के बाद, इमरजेंसी लगाने के बाद, वो इस काबिल हो गया है कि वो जो पॉलिटिक्स है, वो जो एक उबाल है अंदरूनी तौर पर, उसको कंट्रोल कर सके, उसको काबू कर सके। तीसरा, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया के साथ बात करनी है, सऊदी अरेबिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना है, तो 2 स्टेट सोल्यूशन मानना पड़ेगा। ये वेस्ट भी कह रहा था अब, और ये कह रहा था कि मैं तो वेस्ट बैंक पे भी कब्जा करूंगा। आप गजा की बात करते हो, मैं तो मगरबी पट्टी पे भी कब्जा करूंगा। अब इसने कहा कि मेरी जंग छिड़ गई है और ये लंबी जंग होगी। ये हिजबुल्लाह के साथ भी है, ये गजा के अंदर भी है, ये ईरान के साथ भी है। अगर इतनी लंबी जंग करेगा तो कहाँ वेस्ट बैंक और कहाँ गजा? ये तो वो सब कुछ कर लेगा जो इसके प्लान्स में। क्या इसने हमें एक ऐसे हरी झंडी दिखाई इस तरफ सऊदी अरेबिया वाली, और उसके बाद लाल झंडी दिखा के यहाँ पे जंग शुरू कर दी दुनिया के अंदर, और सब के सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट वाले? तो मुझे खुदा न खास्ता, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मुझे कुछ ये अंजाम अच्छा होता नजर नहीं आता। 2 स्टेट सोल्यूशन शायद यहाँ खत्म हो जाएगा, या अगर दुनिया इतने हैवी अंदाज में आई जो कि आज तक कभी नहीं आई। कश्मीरी वैसे के वैसे पड़े हैं, फलस्तीनी वैसे के वैसे पड़े हैं, नहीं आएंगे इनकी मदद के लिए, लेकिन इसराइलियों की मदद के लिए जरूर आएंगे। आज एक पूरा फ्लीट मूव होके वहां पे आ गया, इसलिए उसको तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अपनी सपोर्ट सो दिखाने के लिए, ये वेस्ट का अपनी सपोर्ट उसको इसराइल को मुकम्मल तौर पर मदद करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो ही नहीं सकता कि मिलिटरीली इसराइल यहाँ पे जंग हारे, बावजूद इसके कि गजन शायद बहुत ही दलेर हैं, कम से कम हमसे तो बहुत दलेर हैं, जो कि हमारे ऊपर तो इतने लोग आए और गुजर के चले गए और हम आंखें फर्श राह बिछाए चित्ते चले गए। ये माई के लाल आज भी खड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बिल्कुल अकेले हैं, निहत्ते हैं और उनके पास और कुछ भी नहीं। एक ब्रेक की तरफ जाना, ये कह रहे हैं अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये आग फैलेगी या यहीं पर रुक जाएगी? मजीद गुफ्तगू करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, इजराइल 67 की पोजीशन पर तो क्या ही जाएगा, दूर की बात है, मजीद आबादकारियां वेस्ट बैंक और गजा में जारी हैं। नेतन्याहू की पॉलिसीज को देखा जाए और फिर इस हालिया जंगी सूरत हाल को, जैसे ऊपर शहजाद साहब ने बात की, सऊदी अरब को अपने फैसले पर रीथिंक करना पड़ सकता है। कितना मुश्किल होगा उसका आगे बढ़ना इजराइल के साथ? फ़लस्तीन के जो हालात हैं उस पर जो हम सब का दुख है वो एक मुश्तरका दुख है, लेकिन अभी जो इस वक्त हमास ने किया उससे फ़लस्तीनियों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जब मोमिनीन के जज्बात भड़के होते हैं
तो उस वक्त गैर जज्बाती बात करना बड़ा मुश्किल होता है। तहरीक खिलाफत के दिनों में अल्लामा इकबाल का जो हशर किया गया, आप वो उसकी सवाने जो उनके बेटे ने लिखी है, जिंदा रूद, ज़रा उसको पढ़ कर देख लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान उस तरह जज्बाती हुआ है जिस तरह सद्दाम हुसैन के इराक या कुवैत पर कब्ज़े के वक्त हुआ था। देखिए टेक्टिकली तो ये ब्रिलियंट है, लेकिन क्या स्ट्रेटजिकली भी इसका कोई रुख है, कोई सिमत है, कोई फ़ायदा है? अरब मुल्क इसराइल के साथ 4 जंगें लड़ चुके हैं, 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1973 में। सिर्फ एक जंग जिसमें अमेरिका ने इसराइल का साथ नहीं दिया, 1956 की सुएज़ कैनाल की जंग, उसमें मिस्र को कामयाबी मिली। बाकी हर जंग में अरबों ने मिलकर जंगें लड़ी, 3 मुल्कों ने मिलकर जंगें लड़ी, 4 ने, और हर एक में रकबा गंवाया। 1967 में, 1967 में ये इलाके हाथ से निकल गए जहां आज ये लोग जंग लड़ रहे हैं। गज़ा उस वक्त निकल गया, वेस्ट बैंक उस वक्त निकल गया, सहराए सीना उस वक्त निकल गया। यानी जंग को भी तो सोच समझ के लड़ा जाता है ना। ये मकसद तो नहीं होता कि उनका तो रकबा क्या लेंगे, आप अपना भी सारा गंवा बैठेंगे। और आज ये मामला क्या है कि फ़लस्तीनी भी इकट्ठे नहीं हैं। ये फ़लस्तीन और इसराइल की जंग नहीं है, वेस्ट बैंक वाले शामिल नहीं हैं, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी इसमें शामिल नहीं है। एक तंजीम जिसने गज़ा पे कब्ज़ा किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से जंगें कर रही है, अपनी मर्ज़ी से जंगें शुरू कर रही है और इस तरह के काम कर रही है जिसका कीमत पूरे फ़लस्तीनियों को देनी है। देखिए मुज़ाहिमत की जंग में जो तशद्दुद है वो 2 धारी तलवार होता है। अगर उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल ना कर सें, अगर वो नतीजा खेज़ ना हो, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ताकतवर को इस बात का जवाज़ मिलता है कि वो ताकत को बेमहाबा इस्तेमाल करे। अभी सबसे पहला नतीजा क्या निकला है कि बेचारे फ़लस्तीनियों के पास जो थोड़ी बहुत मॉरल अथॉरिटी थी, जो मजलूमियत थी वो गई। मजलूमियत से मजलूमियत ही छीन ली। यार इससे बड़ा जुल्म आपने क्या किया? अब जो इसराइल उनके साथ करेगा, आप और मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठकर गरीब मुसलमान लोग चीखते चिल्लाते रहेंगे, लेकिन दुनिया का कोई ताकत, कोई मुल्क साथ नहीं देगा। और याद रखिए, फ़लस्तीनियों की जंग जो जीती जाएगी वो वेस्ट की पब्लिक ओपिनियन में जीती जाएगी। मगरिब ने, अमेरिका ने, वो इतना ताकतवर है कि वियतनाम की जंग 100 साल लड़ सकता था, हर वियतनामी को कत्ल कर सकता था। अमेरिका वियतनाम की जंग अमेरिका में हार गया क्योंकि अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन उस जंग के खिलाफ हो गई। ठीक। और आप वेस्ट की पूरी पब्लिक ओपिनियन को फ़लस्तीनियों के खिलाफ कर रहे हैं। जब थोड़ी सी पब्लिक ओपिनियन बेहतर होने लगती है तो ये तंजीमें, इस तरह की जो इंतहा पसंद तंजीमें, इनसे कोई खैर की तवक्को ना रखें। ठीक। मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूँ, मुझे मालूम है ये पाकिस्तानियों के जज्बात के खिलाफ है। ठीक हो गया। मिलकर आप इंतफादा को देखिए। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि 1987 से 1993 तक फ़लस्तीनियों ने पुरअमन तौर पर तहरीक चलाई। ज़रा देखिए उसका कितना असर हुआ। उस वक्त फ़लस्तीनी तहरीक को क्या नतीजा निकला। तो पहला नतीजा इसका ये होगा कि फ़लस्तीनियों को नुकसान होगा, इसराइल को लाइसेंस किल मिलेगा। और दूसरा ख़तरनाक बात ये होने लगी है कि इलाकाई तनाज़ात जो हैं वो बढ़ेंगे, फैलेंगे और जिनकी हरारत पाकिस्तान तक पहुंच सकती है। ठीक है। अब सर साहब आप क्या नतीजा देखते हैं? कहाँ कहाँ ज़िंदगी तंग और मुश्किल होगी? क्या कुछ निकलेगा, कुछ मिलेगा? नताइज क्या निकलेंगे इस मामले से? ये तो कहना इस वक्त मुश्किल है, जितनी हालात ख़राब हैं। लेकिन तहरीक खिलाफत का जिक्र किया जैगम साहब ने, वो तो 100 साल पुरानी बात है। हम अगर इतनी ही गैर जज्बातियत हम में होती तो हम कारगिल वॉर में देख लेते कि हमने जो वो ब्लंडर किया था उस पर अगर सिविलियन गवर्नमेंट का स्टांस और था तो हमने क्या किया उस वक्त। हम दूसरों पे तो तनकीद करते हैं कि वो जज्बाती हो गए हैं और उससे हरारत पाकिस्तान तक पहुंचेगी, लेकिन हम अपने जब फैसले हैं, हमारी सिचुएशन और थी उस वक्त। हमने कारगिल करके हमारे पूरे मुल्क के खिलाफ जितनी फिजा बनी इंटरनेशनल, या हम कश्मीर कॉज पे जितना कुछ लूज कर गए, तो फ़लस्तीनियों का तो इशू बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम उनके लड़ने पे हम काम पे जा रहे हैं यहाँ पे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कल रात को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था थॉमस फ्रीडमैन का। वो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। उन्होंने जो लिखा है, इसराइल में अपने
को राइटर के साथ बात करके उन्होंने कहा है कि इसराइल को इस एक दिन की जंग जो परसों शुरू हुई है उसमें जितना नुकसान पहुंचा है ये आज तक उसकी तमाम जंगों से ज़्यादा है। इसमें बिल्कुल मैं मानता हूँ हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और वजूहत हों, जो उनका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, लेकिन अमेरिकन जो है वो सवालात उठा रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर सचमुच का है, ये झूठ है। उसकी एक वजह ये है कि किसने पीछे रोल प्ले किया, किसी ने रोल जरूर पीछे प्ले किया है और उसकी क्या वजूहत है। देखें, नेतन्याहू के ताल्लुकात डेमोक्रेट्स के साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे और हमेशा बुरे रहे हैं। वहाँ अमेरिका में भी इलेक्शन का साल आ रहा है इस वक्त, तो ये जो हुआ है ना, इसके पीछे रशिया है, ईरान है या अमेरिका ने भी कोई इसमें रोल प्ले किया, ये वक्त बताएगा। ईरान ने तो खुल के कह दिया ना। और आपने जो शुरू में अपने इंट्रो में बात की, तमाम मुल्कों का आपने नाम लिया, उन्होंने मजम्मत कर दी, उन्होंने ये कर दिया, आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान का भी पता ही नहीं चल रहा कि आप कर क्या रहे हैं, किधर खड़े हैं। तो इसलिए ज़ाहिर अवाम भी फिर जिधर अवाम का दिल करेगा वो करते रहेंगे। बात टाइम नहीं है तो मैं फिर बंद कर देता हूँ। जी, मैं माजरत चाहूँगी, अब साथ साथ खत्म हो गया और वाकई पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, शायद पता चले कि कहाँ पे पोजीशन लेनी है तो फिर वाजे होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।